जय हिंद दोस्तों। डिस्कवरी आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग चल रहे हैं, इसके पहले वाले पार्ट में अक्षांश देशांतर के पार्ट 1 को हम लोग कर चुके हैं। अब अक्षांश देशांतर के पार्ट 2 में हम लोग चल रहे हैं और इसमें ये 20 क्वेश्चन का सीरीज रहेगा। इसी तरह से बताए थे आप लोगों को, कल भी मैं बताया था कि 80 से 90 क्वेश्चन अक्षांश देशांतर को होंगे, जो इसमें से कुछ संभावित प्रश्न भी हैं जो आने की उम्मीद है विभिन्न एग्जाम में, और इसके पहले जितने भी कमीशन में आए हुए क्वेश्चन है उस टोटल क्वेश्चन का कंपाइलेशन यहाँ पर है। हम चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अक्षांश और देशांतर का जो हमारा ये लेटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड का क्वेश्चन है, तो ये हम देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये हमारा फर्स्ट ये क्वेश्चन है विषुवत रेखा। ठीक है, अब विषुवत रेखा के बारे में बताया गया है। तो हम लोग कल भी देखे थे कि ये हमारी पृथ्वी है और पृथ्वी के बीच से खींची जाने वाली ये काल्पनिक रेखा है, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर 90 डिग्री नॉर्थ साउथ और ये 90 डिग्री नॉर्थ है, और इसके बीचों बीच से खींची जाने वाली पूरब से पश्चिम की तरफ खींची जाने वाली एक इमेजिनरी लाइन है, जिसे हम 0 डिग्री देशांतर भी बोल सकते हैं। आपको इसको इक्वेटर भी बोलते हैं, इसको विषुवत रेखा भी बोलते हैं, और इसी को भूमध्य रेखा भी हम बोलते हैं। तो विषुवत रेखा बोले या भूमध्य रेखा बोले या 0 डिग्री देशांतर रेखा बोले, ये इसी का नाम है। और इसके उत्तर में आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री लेकर के 90 डिग्री तक 90 अक्षांश उत्तर और 90 अक्षांश दक्षिण में होता है। और ये जो लाइन है ये आपको हमेशा एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, यानी कि इसके बीच की दूरी जो है हमेशा बराबर होती है। तो इसके बीच की दूरी पोल तक बराबर रहती है, और बीच की दूरी कितनी है, तो 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी है। जबकि हम देशांतर रेखा की बात करें तो देशांतर रेखा, वैसी काल्पनिक रेखा जो नॉर्थ पोल को साउथ पोल से मिलाती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा बोलते हैं। और इसके बीच की दूरी जैसे जैसे हम पोल पर जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हम जाएंगे, तो इसके बीच 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हम जाएंगे, यानी कि साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर ये जो देशांतर रेखा है ये क्या होती है, सब एक दूसरे से मिलती हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका देशांतर रेखाएं हैं ये इक्वेटर से जैसे जैसे नॉर्थ और इक्वेटर से जैसे जैसे साउथ जाएंगी, इनके बीच की दूरी घटती जाती है। और इक्वेटर पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और पोल पर 2 देशांतरों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है, नहीं होती है, 0 पे आकर एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो अब इसके बाद से हम आते हैं अक्षांश रेखा पर। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं ये आपको एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, और ये इसके बीच की दूरी घटती या बढ़ती नहीं है। तो यहां पर हम आते हैं, तो इसी कंसेप्ट पर आप क्वेश्चन आपका देख रहे हैं। तो यहां पर कह रहा है कि विषुवत रेखा उत्तर और दक्षिणी ध्रुव को को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखा है। तो ये विषुवत रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली नहीं है। ये बेसिकली क्या है, ये देशांतर रेखा की बात कर रहा है। देशांतर रेखा नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली जो काल्पनिक इमेजिनरी लाइन है उसको हम लोग देशांतर रेखा बोलते हैं, ना कि आपका ये विषुवत रेखा अक्षांश है, ना कि देशांतर। अब आते हैं उत्तर और दक्षिणी ध्रुव के बीच पृथ्वी के गिर्द घूमने वाली काल्पनिक रेखा है। तो ये हम देखते हैं हमारी पृथ्वी है, और ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है, और इसके बीच जो है 0 डिग्री अक्षांश या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, या हम कहें तो इक्वेटर, ये सब यही है, इसी का नाम है। तो हम देख रहे हैं कि इसके बीचों बीच में है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर बी सही होगा। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है कि अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो मकर रेखा हम देखते हैं तो 23.5 डिग्री जो है हमारा 23.5 डिग्री आपका साउथ जो है
अक्षांश जो है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मकर रेखा बोलते हैं, या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं मकर रेखा। तो मकर रेखा यहां से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये 3-4 टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ अक्षांश को किस नाम से जानते हैं, तो मकर रेखा या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। मकर रेखा किन किन देशों से होकर के गुजरती है, तो ये दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, यहां पर आप देख रहे हैं कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली कौन सी नदी है, तो मैं पहले ही बताया था कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली जो नदी है वो लिम्पोपो है। लिम्पोपो जो रिवर है ये आपको अफ्रीका के साउथ भाग में दिखाई देगा, और ये जो है आपको मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी काटती है, कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी आपको माही नदी है। माही कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कांगो जो है यह जो है भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा को यानी कि इक्वेटर या विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये जो है एक ही है, और कांगो इसको 2 बार काटती है। अब ये जो कांगो है वो आपको देखिएगा तो मिडिल आपको अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आपको दिखाई देगा, कांगो गणराज्य में दिखाई देगा। ये क्या होता है, ये आपको जो है अटलांटिक ओशन में गिरती है, ठीक है। तो यहां पर कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी हो गई, माही। मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई लिम्पोपो, और भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी हो गई कौन सी, कांगो नदी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है, तो यह एक प्रकार का रक्त है, ये गलत है। कैंसर की रोकथाम, ये भी गलत है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं। तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा बोलते हैं, कर्क रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका कर्क रेखा है भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है, तो कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कल वाले वीडियो में मैं इसके बारे में चर्चा किया था, फिर अगेन मैं कर देता हूं। आपका मिजोरम से होकर के गुजरती है, मिजोरम, फिर आपका त्रिपुरा से होकर के गुजरती है, फिर आपका वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है, फिर आपको देखते हैं तो झारखंड से होकर के गुजरती है, झारखंड से, उसके बाद से छत्तीसगढ़ से, इसके बाद से हम देखते हैं तो मध्य प्रदेश से, फिर आपको आते हैं राजस्थान से, और गुजरात से होकर के गुजरती है। तो ये 8 राज्य हैं जिनसे होकर के कर्क रेखा गुजरती है। अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच समय अंतराल कितना होता है। मैं कल वाला वीडियो में ही जो इसका पार्ट 1 है उसमें मैं बताया था कि पृथ्वी को एक देशांतर की दूरी तक, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर घूमने में 4 मिनट का। तो इसका जो आपका पार्ट 1 है उसमें इस चीज को बताया गया है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, अब देखिएगा, तो क्वेश्चन है 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है। तो मैं पहले ही बताया था अक्षांशीय रेखा कौन सी है, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये कौन सा है, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, इसे भूमध्य रेखा भी बोलते हैं, इसे विषुवत रेखा भी बोलते हैं, इसे इक्वेटर भी बोलते हैं। और ये जो है सबसे लंबी आपकी अक्षांशीय रेखा है। सबसे लंबा अक्षांश कौन सा है, भूमध्य रेखा है। और भूमध्य रेखा से जैसे जैसे नॉर्थ जाएंगे तो 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ। तो ये आपका जो है 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ, तो यानी कि भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश नॉर्थ और भूमध्य रेखा से 90 अक्षांश साउथ। तो आपको देखेंगे तो 90 अक्षांश, भूमध्य रेखा से ऊपर जाएंगे तो 90 अक्षांश मिलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरफ से 90 अक्षांश मिलेंगे। और इधर जाएंगे तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 90 अक्षांश तक पड़ेंगे। तो इनके बीच की दूरी जो है, इसके बीच की दूरी हमेशा बराबर रहेगी और 111 किलोमीटर इसके बीच की दूरी होती है। जबकि भूमध्य रेखा पर आपको आते हैं तो 2 देशांतरों के बीच की दूरी अधिकतम होती है, और जैसे जैसे उत्तर और दक्षिण की तरफ जाएंगे
तो दूरी घटती जाती है। तो दो देशांतरों के बीच की दूरी भूमध्य रेखा पर 111.32 किलोमीटर होता है, जबकि दो अक्षांशों के बीच की दूरी 111 किलोमीटर होता है। ये जो है नॉर्थ टू साउथ जो जाएंगे, भूमध्य रेखा से नॉर्थ या साउथ जाएंगे तो ये घटती जाएगी, लेकिन ये जो है आपका जो अक्षांश रेखाएं हैं वो हमेशा नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ पोल और साउथ पोल तक जो है आपका जो है ये क्या होती हैं, वो इनके बीच की दूरी इक्वल होता है। तो हम आते हैं इसके क्वेश्चन को देखेंगे तो 111 किलोमीटर यहां पर आपको दिखाई देगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है, एक जून के 21 तारीख को सूर्य होता है। तो पहले ही हम लोग देखे हैं कि ये हमारा पृथ्वी है और यहां पर देखते हैं तो 23.5 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी कि यही जो स्थान है वो सूर्य के परपेंडिकुलर पड़ता है। अब यहां पर आते हैं तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं, इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं और इसको मकर रेखा बोलते हैं। इसका इंग्लिश हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसका हो गया आपको इक्वेटर, या इसको आते हैं तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। यहां पर ये जो वाला भाग है वो 22 दिसंबर को इस भाग में सूर्य परपेंडिकुलर पड़ता है, यानी कि इस भाग में सूर्य जो है 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर पड़ेगा। अब इसका मतलब है कि अगर इस भाग में सूर्य 22 दिसंबर को परपेंडिकुलर पड़ रहा है तो सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ रही हैं, तो यहां पर दिन की अवधि 22 दिसंबर को सबसे अधिक होगी। इसके पीछे में जाएंगे तो यहां पर जो कर्क रेखा है यहां पर सूर्य की किरणें आपको काफी लंबवत पड़ेंगी और यहां पर दिन की अवधि क्या होगी, 22 दिसंबर को कर्क रेखा पर दिन की अवधि छोटी होगी और रात की अवधि बड़ी होगी, जबकि 22 दिसंबर को मकर रेखा पर दिन की अवधि क्या होगी, बड़ी होगी और रात की अवधि क्या होगी, छोटी होगी। तो यहां पर देखते हैं, अब इसके विपरीत आते हैं 21 जून को। 21 जून, अब 21 जून को ये जो आपका कर्क रेखा है, ये कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में आपको कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ती है, यानी कि सूर्य की किरणें एकदम सामने आमने सामने पड़ेंगी। तो अब ये जो 21 जून को क्या होगा, 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में दिन की लंबाई क्या होगी, बड़ी होगी। यहां पर आते दिन की लंबाई सबसे बड़ी होगी और रातें जो होंगी सबसे छोटी होंगी। अब यहां पर 21 जून की बात कहा है, अब इसके बारे में हम आ जाते हैं तो देखते हैं। तो यहां पर दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर वृत्तीय क्षितिज के नीचे डूबता है, दक्षिणी ध्रुव पर भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर होता है। तो यहां पर ये आपका जो है ये आपका ठीक है। अब अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है, तो इसकी चर्चा हम लोग कर चुके हैं और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है और 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और उत्तरी गोलार्ध में आएंगे तो दिन की अवधि सबसे छोटी कब होती है, 22 दिसंबर को। तो 22 दिसंबर को जहां दक्षिणी गोलार्ध में दिन की अवधि सबसे लंबी होगी, वहीं आपको उत्तरी गोलार्ध में दिन की अवधि छोटी होगी। तो यहां पर दिन की अवधि बड़ी होगी और यहां पर उत्तरी गोलार्ध में 22 दिसंबर को आते हैं तो दिन की अवधि छोटी होगी और रातें लंबी होंगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित तिथियों में से किस तिथि में दोपहर को आपकी छाया सबसे छोटी होगी। दोपहर में आपकी छाया सबसे छोटी होगी। अब यहां पर देखना है कि ये बेसिकली नॉर्थ हेमिस्फीयर की बात कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहा है। अब उत्तरी गोलार्ध में जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर कब पड़ती हैं, 21 जून को सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं और जब कर्क रेखा पर सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ेंगी तो इसका मतलब है कि जो हमारा जो छाया होगा वो छोटा होगा, यानी कि जो हमारा छाया होगा छोटा होगा। तो ये आपका 21 जून को आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा। तो अब किस तारीख को सबसे बड़ा दिन होगा, तो हमने इसके पहले ही चर्चा कर चुके हैं। ये उत्तरी गोलार्ध की बात बोल रहे हैं और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर कब पड़ रही हैं, एकदम परपेंडिकुलर कब पड़ रही हैं, तो ये पड़ रही हैं
आपको जो देखिएगा तो 21 जून को, और 21 जून को जब सूर्य की किरणें परपेंडिकुलर पड़ रही है तो यहां पर दिन की अवधि लंबी होगी और रात की अवधि छोटी होगी। तो सबसे लंबा दिन उत्तरी गोलार्ध में कब पड़ेगा? 21 जून को। 21 जून को क्यों पड़ेगा? क्योंकि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ती हैं, और 22 दिसंबर को आते हैं तो कर्क रेखा, सूर्य की किरणें मकर रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ता है। इसकी वजह से यहां पर 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में आपका जो है दिन की अवधि छोटी होगी और रात लंबी होगी। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष का सबसे बड़ा दिन कौन सा होगा? तो फिर वही क्वेश्चन आपका इसके पहले हो गया था 21 जून को। उत्तरी गोलार्ध की बात बोलता है, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को और दक्षिणी गोलार्ध में आपको 22 दिसंबर को। ठीक है, अब दिन की अवधि लंबी होगी तो रात छोटी होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन कब होगा? तो ये उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे छोटा दिन होगा जब दक्षिणी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होगा। तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, क्योंकि सूर्य जो है मकर रेखा पर परपेंडिकुलर चमकते हैं, मकर रेखा सूर्य के परपेंडिकुलर होता है। अब आते हैं तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा? 22 दिसंबर। अगले क्वेश्चन में हम आते हैं तो उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के दिन 12 घंटे का दिन होता है। अब ये आपको 21 जून की बात बोल रहा है, और 21 जून को सूर्य जो है कर्क रेखा के परपेंडिकुलर सूर्य पड़ते हैं, और यहां पर कर्क संक्रांति इसको बोलेंगे। वो कब होगा? कर्क रेखा पर, और 21 जून को। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है वर्ष भर दिन और रात कहां बराबर होता है? तो वर्ष भर दिन और रात बराबर कहां पे होगा? भूमध्य रेखा पर होगा। कल वाले वीडियो में भी मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, इसके पिछले फर्स्ट पार्ट में चर्चा कर चुका हूं। तो वर्ष भर दिन और रात की अवधि बराबर होगी कहां पर? भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन हम आते हैं तो विषुव या इक्विनॉक्स, विषुव या इक्विनॉक्स वर्ष के 2 काल में जब दिन और रात बराबर होते हैं तो 21 मार्च और 23 सितंबर को सूर्य की किरणें जो है विषुवत रेखा पर, सूर्य जो है विषुवत रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ता है। अब यहां पर आते हैं तो विषुवत रेखा पर, ये विषुवत रेखा जो है सूर्य के परपेंडिकुलर कब पड़ता है? 21 मार्च को और 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को इक्वेटर जो है सूर्य के परपेंडिकुलर पड़ता है। अब यहां पर, अब इस दिन को दोनों गोलार्ध में जो दिन की अवधि होती है बराबर होती है, और रात की भी अवधि 12 घंटे का दिन और 12 घंटा की रात होगा। और इस जो 21 मार्च और 23 सितंबर का जो दिन होगा उसको इक्विनॉक्स के नाम से हम जानते हैं। तो 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला आते हैं, अगला हमारा क्वेश्चन है किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो किस तिथि को दिन और रात बराबर होता है? तो यहां पर देखिएगा तो 23 सितंबर है, तो 23 सितंबर को भी इक्विनॉक्स बोलते हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर, इन 2 दिनों में सूर्य जो है भूमध्य रेखा पर परपेंडिकुलर पड़ता है, और यही कारण है कि दोनों गोलार्ध में दिन और रात की जो अवधि होती है वो बराबर होती है, और इस दिन को हम लोग इक्विनॉक्स के नाम से जानते हैं। तो 23 सितंबर हो गया, और दूसरा क्या होगा? 21 मार्च। अगला आते हैं क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से देशों पर विचार करिए। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा देश मकर रेखा, किस देश से होकर के मकर रेखा गुजरती है? तो मकर रेखा आप देखिएगा तो मकर रेखा किन किन देशों से होकर गुजर रही है? तो यहां पर देखिए, यहां पर हम देखते हैं ना, तो ये आपका है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जब हम देखेंगे ये यहां पर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। तो देखिएगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है गुजरती कहां कहां से है? तो यहां पर चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से, पैराग्वे से,
और ब्राजील से। तो साउथ अमेरिका के ये 4 देश है, चिली, अर्जेंटीना, प्रागवे और ब्राजील। दूसरा आपको नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और यहां पर ऑस्ट्रेलिया। तो इतने देशों से होकर के आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न किन किन देशों से होकर गुजरती है? चिली से गुजरती है, अर्जेंटीना से गुजरती है, प्रागवे से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है। इसके बाद से नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। अब यही क्वेश्चन आपका जो दिया हुआ है, अब जो ये क्वेश्चन है कि मकर रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर के गुजरती है, तो यहां पर आप देख लीजिए कि आपको जो है चिली से गुजरती है, चिली से, फिर अर्जेंटीना से गुजरती है, टीना से, फिर प्रागवे से, फिर ब्राजील से, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से होकर के गुजरती है। अब यहां पर जो दिख रहा है, ऑस्ट्रेलिया से गुजरती ही है, नामीबिया से गुजरती है, ब्राजील से गुजरती है और चिली से गुजरती है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। अब अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा दिख रहा है कि जब सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत काटती हैं तो भारत में निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं घटित होंगी? ये अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। मकर रेखा नहीं गुजरती है। अब मकर रेखा किन किन देश, किस देश से नहीं होकर के नहीं गुजरती है? तो आपको प्रागवे से होकर गुजरती है, अर्जेंटीना से होकर गुजरती है, ब्राजील से होकर गुजरती है, बोलीविया से होकर के मकर रेखा नहीं गुजरती। किस देश से होकर के नहीं गुजरती है? बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। अब मकर रेखा में पिछले ही स्लाइड में बताओगे किस देश से होकर के गुजरती है। इसमें प्रागवे से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से, नामीबिया से, बोत्सवाना से, साउथ अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया से होकर गुजरती है। बोलीविया से होकर के नहीं गुजरती है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अब कर्क रेखा किस देश से होकर के अगर देखिए तो नहीं गुजरती है। अब यहां पर हम देखते हैं तो ये देखिए, कर्क रेखा जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखेंगे तो इतने देशों से होकर के गुजर रही है। अब यहां पर मैक्सिको से होकर गुजर रही है, यहां पर देखिएगा तो वेस्टर्न सहारा से होकर गुजर रही है, मोरितानिया से होकर गुजर रही है, माली से होकर गुजर रही है, अल्जीरिया से होकर गुजर रही है, नाइजर से होकर गुजर रही है, आपको यहां पर देखिएगा चाद से होकर गुजर रही है, सूडान से, यहां पर ये देखिएगा तो ये कर्क रेखा आपका जो है ईरान से होकर के नहीं गुजर रही है। कर्क रेखा किस देश से होकर के नहीं गुजर रही है? तो यहां पर देखिएगा कि ईरान से होकर के ये नहीं गुजर रही है। अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा है, आज का हमारा सेशन यही तक है, 20-20 क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। फिर आपका पार्ट 3 आएगा इसका, उसमें हम आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। चलिए यही तक, जय हिंद।